कंपटीशन का काम है। मेरे सारे प्यारे दोस्तों का स्वागत है। आइए जोरदार तरीके से शुरुआत करते हैं। हिंदी लेक्चर 1। तो लेक्चर 1 आप सबके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। आपका काम क्या है? मन लगा के जुड़ना है और मन लगा के सीखना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हिंदी के उस इंट्रोडक्शन की, उस परिचय की जिससे हम हिंदी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो बेटा जहाँ जहाँ आप हिंदी पढ़ने वाले हो, ध्यान देना मेरी बात को, कि हिंदी के संदर्भ में आप जो भी पढ़ने वाले हो उस पूरे संदर्भ को हम लोग इस क्लास में संदर्भित करने वाले हैं। तो टॉपिक की बात, आपके दिमाग में सिलेबस होता है, हर एग्ज़ाम के लिए अपना डिफरेंट सिलेबस होता है, लेकिन हमारा उद्देश्य होगा कि हम हिंदी को प्रकरणशः एक तरफ से कंप्लीट करेंगे। तो हिंदी का पहला टॉपिक अगर देखें तो वर्णमाला से शुरू होता है, और ये वर्णमाला आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं, और इससे बेहतरीन सवाल जो आने वाले हैं वो भी हम लोग करेंगे। तो पहले टॉपिक ख़त्म करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज मेंटेन करेंगे। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस बना के चलेंगे। आपका काम क्या है? आपका काम है इस पूरे जो अध्यापन कार्य में बैलेंस बना के सीखने का काम करना है। ठीक, तो अध्यापन मेरा है और अध्ययन तुम्हारा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे वर्णमाला की। लेकिन वर्णमाला के प्रारंभ से पहले कुछ बातें हम जान लेंगे। हिंदी, अगर आप हिंदी की बात करोगे तो हिंदी एक भाषा है। क्या है? भाषा। और यदि आप भाषा के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये भाषा है, ये भाषा या भाषा किसे कहते हैं या भाषा क्या है, इस संदर्भ में आपसे बात करें तो आप ये कह सकते हो कि दो लोगों के मध्य वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम। भाषा क्या है? तो भाषा वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम है। वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम। वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम क्या है? भाषा है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि जब दो व्यक्ति परस्पर वार्तालाप करते हैं तो दोनों एक दूसरे की भाषा को समझते हैं। यदि वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझेंगे तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को संप्रेषित नहीं कर पाएंगे, आपस में बातचीत नहीं कर पाएंगे। कैसे? कि भैया एक व्यक्ति पैदा है इंडिया में, एक व्यक्ति अपने भारत का है, ठीक, और एक व्यक्ति है कहाँ का? जापान का। अब ये बताओ, जापान की अपनी भाषा है और भारत की अपनी भाषा है जो मौलिक भाषा है। भारत में बहुतायत लोग हिंदी बोलते हैं। साउथ पैटर्न में चले जाओगे तो कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उनकी अलग अलग लैंग्वेज है। उसके बावजूद कुछ अंग्रेजी भी जानते हैं। वैसा ही उत्तर भारत में कुछ अंग्रेजी भी जानते हैं, हिंदी मेन भाषा है उनकी। तो कुल मिला के ये कह लो, लेकिन कोई पूरे भारत तक जापानी तो नहीं बोलता। अगर किसी विश्वविद्यालय में सिखाई जा रही है, वहाँ के बच्चे हैं, वो अलग बात है। तो यदि किसी भारतीय को जापानी से कम्युनिकेट करना है तो दूसरे पक्ष में आप ये भी कहोगे कि जापानी को भी तो भारतीय से कम्युनिकेट करना है। तो या तो ये भारतीय जापानी सीखे या तो ये जापानी भारतीय भाषा सीखे। तो यदि दोनों ये ऐसा नहीं कर रहे हैं तो दोनों किसी ऐसी लैंग्वेज को सीख लें जो कॉमन हो। कॉमन का मतलब ये भी जाने और ये भी जाने। और आजकल ऐसी लैंग्वेज के रूप में देखा होगा अंग्रेजी काम कर जाती है कि उनको भी अंग्रेजी आ रही है, उनको भी अंग्रेजी आ रही है, दोनों आपस में कम्युनिकेट हो गए। यही कारण है कि विश्व स्तर पर एक दूसरे देश से लोगों का संपर्क बेहतर होता चला जा रहा है, क्योंकि संप्रेषण की भाषा मजबूत होती चली जा रही है। हर देश चाहता है कि उसकी संप्रेषण की भाषा मजबूत हो या उसकी भाषा को बल मिले ताकि दूसरा देश उससे जुड़ सके। क्लियर बात? तो भाषा क्या है? वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम। और एक दूसरा सवाल इसी से तुरंत बनता है कि सर, एक सवाल आता है बोली क्या है? और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप बोली की बात करते हो तो बोली से हर परीक्षा में एक सवाल आपसे पूछा जाता है। अब बोली आमतौर पे, पहली बात तो बोली को ये देखो, कहते हैं बोली के संदर्भ में कि किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली, ठीक, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। और इसी में एक टॉपिक और आता है, कभी कभी आपसे पूछ सकता है या पूछ लेगा ही कि उपभाषा क्या है। तो उपभाषा आप कह दो कि बोली
का बढ़ा हुआ क्षेत्र, बोली का बढ़ा हुआ क्षेत्र उपभाषा कहलाती है। अब सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, अब इसको समझो बड़े एक ग्राफ के तौर पे। ये एक एरिया है, छोटा एरिया है, और यहाँ पर जो भाषा चल रही है उसको बोली कहेंगे। अर्थात बोली का क्षेत्र उपभाषा की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। बोली का क्षेत्र उपभाषा की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। तो सर भाषा को कैसे परिभाषित करेंगे, और बेटा भाषा का क्षेत्र उपभाषा से बड़ा होता है, ये कह लो। अर्थात भाषा एक बृहत्तम क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली एक लघुत्तम क्षेत्र में बोली जाती है। और बोली का जब बोली की अपेक्षा विस्तार होता है तो वो उपभाषा बन जाता है। जैसे कि मान लो अवधि का प्रारंभ तो बोली की तरह हुआ था, अवधि का प्रारंभ बोली की तरह हुआ था, लेकिन तुलसीदास जी ने क्या किया, तुलसीदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से अवधि का इतना प्रचार किया कि ये अवधि बोली से इसके स्तर से ऊपर उठ के भाषा के स्तर में पहुंचने वाली हो गई। अब भाषा का स्तर सर, हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि बोली क्षेत्र विशेष की होती है, लेकिन अवधि उन्नाव से शुरू होकर या फतेहपुर से शुरू होकर उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, कौशाम्बी, इधर सीतापुर, ठीक, इधर गोंडा, प्रतापगढ़, सारे जिलों को कवर करती चली गई। अर्थात उसने अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया। तो क्षेत्र विस्तार होते ही जो अवधि है वो क्या बन गई, अवधि बन गई, उपभाषा की तरह काम करने लगी। लेकिन जैसे ही तुलसीदास खत्म हुए तो अवधि का विस्तार भी रुक गया, और विस्तार रुका और सीमित दायरे में सीमित हो गई, तो वो उपभाषा के क्षेत्र में आ गई। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, नोएडा, गाजियाबाद से, मेरठ से बोली गई बोली खड़ी बोली थी, नाम था खड़ी बोली, लेकिन लोगों ने इसका प्रचार प्रसार या लोगों ने इसको अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब भैया कोई कसर नहीं छोड़ी तो जो बोली है वो अपना क्षेत्र विस्तार करती गई, और आज न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि 10 भारतीय राज्यों में बोली जाने वाली शहरी क्षेत्र की जो बोली है उसका नाम क्या है, उसका नाम खड़ी बोली है। तो नाम से खड़ी बोली, जबकि वो बन क्या गई, भाषा। तो नाम तो इसका खड़ी बोली लिया जाता है, लेकिन ये बेटा बन गई है क्या, ये भाषा बन गई है। क्या बन गई है, भाषा। तो खड़ी बोली ने भाषा का रूप ले लिया, और या ये कह लो कि जिस राष्ट्रभाषा को आत्मसात करने की बात होती है, या जिस राष्ट्रभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की बात होती है, या जिस परिनिष्ठित भाषा को हिंदी बोला जाता है, वास्तव में उसको खड़ी बोली ही कहते हैं। क्लियर बात हुई। खड़ी बोली के संदर्भ में मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ गए होगी। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? दिक्कत आए तो कमेंट जरूर करिएगा। ये बड़ी बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट बेटा एक आपको मिलेगा कि बोली हो गई, भाषा हो गई, सर लिपि क्या होती है? तो बेटा लिपि की भी बात हम लोग जान लेते हैं कि लिपि क्या है, लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि में आप लिख सकते हो लिखने की कला। लिपि होती है बेटा लिखने की कला। लिखने की कला सर जी, यस, हाँ, लिखने की कला। जब आप हिंदी लिखते हो, हम और आप, तो हिंदी में बेटा हम लोग लिखना शुरू करते हैं, बाएं से प्रारंभ कर दिए, ठीक, तो बाएं से प्रारंभ किए, कहाँ गए, दाएं की ओर बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन यही बात जब आप उर्दू की बात करते हो तो दाएं से प्रारंभ करके बाएं की ओर चले आते हो। ये एक मेथड ही तो है, ये एक पैटर्न ही तो है, ये एक कला ही तो है कि भैया हिंदी की अपनी एक लिपि है जो बताती है कि ये बाएं से प्रारंभ करके दाएं की ओर चलती है, जबकि उर्दू हिंदी की एकदम सगी बहन, ठीक, और ये सगी बहन क्या करती है, सगी बहन का कॉन्सेप्ट अलग तरीके से। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, जब आप उर्दू की बात करते हो तो बेटा उर्दू दाएं से बाएं की ओर चलती है। किससे चलती है, दाएं से बाएं की ओर। तो अब ये अरबिक एक्सेंट से प्रभावित है, इसलिए इसका ये पैटर्न है। और ये हिंदी देवनागरी लिपि में आती है। किस में आती है, देवनागरी लिपि में आती है, तो इसका अपना पैटर्न है। ये हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी।
तो कभी भी आपसे पूछे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आपका उत्तर हो गया देवनागरी। अब बात लिपि की हो रही है तो मैं आपको लिपियों के संदर्भ में कई सवाल बता दूं। सबसे पहली बात बेटा, अगर आपसे कभी पूछे सबसे प्राचीन लिपि बताओ, सबसे प्राचीन लिपि बताओ, तो सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, तो आप नाम ले लेना ब्राह्मी का। किसका नाम लोगे? ब्राह्मी। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसको अलग अलग नामों से भी जानते हैं। इसको लिपियों की लिपि भी कहते हैं, इसको कहते हैं लिपियों की लिपि। ठीक, ये भी दिमाग में रखना, लिपियों की लिपि नाम दिया गया इसको, ब्राह्मी को। ठीक, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं तुम्हारी। लिपियों की लिपि ब्राह्मी लिपि और सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि। अब इससे अतिरिक्त सवाल तो नहीं आते, लेकिन अगर कभी कोई पूछ ले कि सर लिपियों के संदर्भ में बात करो, तो बेटा देखो ब्राह्मी लिपि पहली सबसे पुरानी लिपि। ठीक, फिर इसी में आता है गुप्त लिपि। गुप्त लिपि का विभाजन हुआ दो भागों में, एक को बोला गया उत्तरी गुप्त, एक को बोला गया उत्तरी गुप्त, एक को बोला गया दक्षिणी गुप्त। दक्षिणी गुप्त से कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु लिपियों का विकास हो गया। उत्तरी गुप्त से हुआ किसका? नागरी लिपि का विकास। और नागरी का दो, देखो इधर दक्षिण की आ गई, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, इसको छोड़ देते हैं। नागरी लिपि दो भागों में बट गई। एक भाग हुआ पश्चिमी नागरी और एक भाग हुआ पूर्वी नागरी। तो पश्चिमी नागरी और पूर्वी नागरी हो गया बेटा। पूरब का क्षेत्र, यदि आप भारतीय मैप को देखते हैं तो आप ये भी देखते हैं भारत के संदर्भ में, ये भारत के संदर्भ में, तो बेटा ये पूर्वी का क्षेत्र है ना, ये पूर्वी का क्षेत्र है पूरा। जब ये पूर्वी का क्षेत्र है तो यहां पर आता है बांग्ला, उड़िया, असमिया। बांग्ला, उड़िया और असमियों का विकास हो गया पूर्वी नागरी से। पश्चिमी में लौटोगे तो पश्चिमी में बेटा आ गई कौन सी, इसको बोला गया, इसी पश्चिमी में आएगा देवनागरी, इसी पश्चिमी में आएंगी महाराष्ट्री, इसी में आएंगी शारदा, इसी में आएगी टाकरा। ये लिपियां हैं। फिलहाल हमारी लिपि देवनागरी हमें मिल गई, बाकी जाए इधर उधर। देवनागरी का विकास आपको समझ में आ गया कि देवनागरी तक पहुंचते पहुंचते ये पूरी यात्रा तय करनी पड़ी है। ठीक, ये यात्रा देवनागरी तक हुई है। अब देवनागरी आप जान गए। देवनागरी लिपि में ही गुजराती भाषा भी लिखी जाती है और हिंदी की पूरी बोलियां देवनागरी में ही आती हैं। तो अब हम आपको एक काम करते हैं, बोलियों के संदर्भ में बात कर लें। तो कहो तो बोलियों का विकास अभी बता दें या बोलियों का विकास बाद में बताएं? तो मुझे लग रहा है बोलियों की बात चल रही है, तो बोलियों के संदर्भ में मैं आपको थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। चलिए देख लीजिए हिंदी की बोलियाँ। हिंदी की बोलियाँ। अब भाई जब आप हिंदी की बोलियों की बात करोगे तो बेटा हिंदी की बोलियों में आपको 18 बोलियां हैं हिंदी की वर्तमान में। कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां। 18 बोलियों को आप लिख सकते हैं कि इन बोलियों को
5 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। इन बोलियों को 5 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला, इसको आप बोल सकते हैं पश्चिमी हिंदी। क्या बोल सकते हैं? पश्चिमी हिंदी। दूसरा, आप इसको बोल सकते हैं पूर्वी हिंदी। तीसरा, इसको बोल सकते हैं पहाड़ी हिंदी। फिर आप चौथी को बोल सकते हैं राजस्थानी हिंदी। पांचवी को आप बोल सकते हैं बिहारी हिंदी। क्या बोलेंगे बेटा? बिहारी हिंदी बोलेंगे। ठीक, बढ़िया से चल रहा है, बहुत बढ़िया। ये 5 क्षेत्र हो गए। अब बेटा 5 क्षेत्रों में पूरी बोलियों का समावेश तुम्हें करना है। कैसे करोगे और कैसे करना है सर, इस पर डिस्कस करना है। तो आइए थोड़ा सा रंग बदलते हैं, देखते हैं पश्चिमी की बात। अगर आपको मैं एक तरीका बता दूं जिससे आप बहुत ही आसानी से बोली याद कर लो, तो वो तरीका क्या है बेटा? अगर तुम्हें याद हो जाए, ये एक कोड है पख बुक ब्रह। क्या है? पख बुक ब्रह। पख बुक ब्रह से क्या कर सर? पख बुक ब्रह में बेटा सबसे पहली बात कि होता है पा से। अब एक एक को डिकोड आप कर लो। तो सबसे पहले पा से बनता है पश्चिमी। अगर आप कहो तो मैं इनके कोड लिख दूं पहले। ये बनेगा पूछ अब। ये इनके कोड हैं, बहुत आसानी से याद करोगे। पग कुने, इधर आओगे रामा जमेमा, रामा जमेमा हो जाएगा। इधर आओगे बेटा तो ये बनेगा बिम भो में। 1 नंबर तुम्हारा कोई ले नहीं सकता। यहाँ तक कि ये कह लो कि वनडे एग्जाम से लेकर यूजीसी नेट तक आपको ये मिलेगा और बहुत ही शानदार तरीके से मिलेगा। ठीक, तो आपको करना क्या है? केवल मन लगा के सीखने की आवश्यकता है। सीखने का काम आपका है, सिखाने का काम मेरा है। अब हमने यहाँ एक कोड लिया कि भाई ये लिखा है प ख बू क ब्रह। पख बुक ब्रह ले लिया। अब आप क्या करोगे सर? पा से, तो बेटा पा से पश्चिमी, पा से पश्चिमी। खा से मेरे लाल खड़ी बोली। फिर बेटा बू से बुंदेली, बुंदेलखंड का क्षेत्र भी पश्चिमी में ले लिया गया। फिर का से कन्नौजी, मैं भी जिले भी बता दूंगा, कन्नौजी, क्योंकि जिले से भी कभी कभी सवाल आता है। ब्रज भाषा, और फिर आया हा से हरियाणवी, हा से हरियाणवी। ये हो गया आपका एक पैटर्न पूरा। पख बुक ब्रह याद करोगे और पश्चिमी की पूरी बोलियां तुम्हारी हो जाएंगी। समझने और समझाने की बात क्या है कि बेटा जो पा से पश्चिमी है ये तो उपक्षेत्र है। बोली की अगर हम बात करेंगे तो हमें बोली को कवर करना है कि भाई खड़ी बोली का क्षेत्र पश्चिमी के अंतर्गत आता है, बुंदेली का क्षेत्र भी पश्चिमी के अंतर्गत आता है, कन्नौजी का क्षेत्र भी पश्चिमी के अंतर्गत आता है, ब्रज भाषा का भी पश्चिमी के अंतर्गत, और हरियाणवी का भी। मतलब सर जी कि भैया बेटा जो मेरठ है ना, चाहे मेरठ हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा हो, इनका जो क्षेत्र है ये सारे खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। मुजफ्फरनगर हो, इनका क्षेत्र क्या है? खड़ी बोली का क्षेत्र। जब बुंदेलखंड की बात करते हो
तो तुम्हें मिलेगा उरई जिला, तुम्हें मिलेगा जालौन जिला, क्या मिलेगा? उरई मिलेगा, जालौन मिलेगा, हमीरपुर मिल जाएगा। ठीक, ये जिले बुंदेली के हैं। कन्नौजी की बात करोगे, इटावा मिल जाएगा, मैनपुरी मिल जाएगा, ठीक, औरैया मिल जाएगा, औरैया मिल जाएगा, कन्नौज मिल जाएगा, इसी कन्नौज से कन्नौजी पड़ा ही है। हरदोई अलग मिल जाएगा, हरदोई भी ले जाओ। ठीक, ये कन्नौजी में चले गए। ब्रज भाषा की बात करोगे तो ब्रज भाषा में उदो मुहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही, उदो मुहि ब्रज बिसरत नाही। आगरा, एटा, सरगुजा, ठीक, उसके बाद ये वृंदावन, वृंदावन, मथुरा, ये सब ब्रज क्षेत्र है। और हरियाणवी में हरियाणा का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। तो ये पश्चिमी बोली का पूरा क्षेत्र है जो मैंने आपको वर्गीय व्यवस्था में बता दिया। अब दूसरा लेते हैं, इसी से सवाल बनते हैं जिले में। अब जब आप इधर बात करते हो पूर्वी हिंदी की, तो आपका दूसरा पॉइंट आता है पूर्वी हिंदी में, तो आप इसको लिखोगे पू छ अब, पूछ अब। पू से क्या होता है बेटा? पू से पूर्वी हिंदी आपको लिखना है, ठीक। छा से आपको छत्तीसगढ़ी लिखना है, आ से आपको अवधी लिखना है, बा से आपको बघेली लिखना है। पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, मतलब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली का समावेश किया गया है। बताओ भाई, कोई दिक्कत आएगी? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली। छत्तीसगढ़ी मतलब छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। अवधी अभी अभी मैंने बताया, अवधी में रायबरेली, उन्नाव, अवध क्षेत्र जिसको आप बोलते हो लखनऊ, ठीक, प्रतापगढ़, मतलब अलग अलग जगह के क्षेत्र, सुल्तानपुर, प्रयागराज, सब इसी में आता है, ठीक। और बघेली याद होगा, एक बार उत्तर प्रदेश कई खंडों में बट रहा था, तो एक खंड था बघेल खंड। क्या था? बघेल खंड। तो वो बघेली का क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश और एमपी से, सॉरी, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ क्षेत्र है, उसको बोलते हैं बघेली, ठीक। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र वो बघेली क्षेत्र है, ठीक। वहाँ बोली जाती है बघेली। तो ये दो वर्ग तुम्हारे क्लियर हो गए। तीसरे में आ जाओ। तीसरे में क्या है भाई? तीसरे में है पहाड़ी हिंदी। अब देखो बेटा, इस पहाड़ी हिंदी को कैसे बांटेंगे? पहाड़ी हिंदी का कोड है प ग कु ने। इसकी बोलियां कैसे पकड़ोगे? पग कुने, तो पग में पा से तो पहाड़ी हिंदी है। ये पहला वर्ण बेटा जो है उपक्षेत्र को इंडिकेट कर रहा है, ये बात गौर करना। पहला वर्ग किसको इंडिकेट कर रहा है? उपक्षेत्र को। पहाड़ी हिंदी हो गई। गा से ये बोली है गढ़वाली। अभी आप जब जियोग्राफी पढ़ोगे तो जियोग्राफी में आपको पढ़ने को मिलेगा गढ़वाल हिमालय, तो गढ़वाली। कू से मिलेगा आपको कुमायूनी। क्या मिलेगा? कुमायूनी। ने से आपको मिलेगा नेपाली। ने से मिलेगा नेपाली। ये बोलो क्लियर है कि नहीं? पहाड़ी, गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली, तो पहाड़ी का क्षेत्र हो गया। नेपाल भी हिमालय का क्षेत्र है, कुमायूं भी उत्तराखंड का कुमायूं हिमालय है, कुमायूं रेजिमेंट भी है, और गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल सुना होगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हो कि क्या सर ये बोल देना उचित होगा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की
क्षेत्र में बोली जाती है? बेटा बिल्कुल सही पकड़े हो। क्यों? क्योंकि पहाड़ उत्तर प्रदेश में नहीं है, पहाड़ तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ही है। जब आप हिंदी की बोलियों की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बात और भी हो जाएगी, अब अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, सॉरी उत्तर प्रदेश की नहीं, हिंदी क्षेत्रों की, तो बेटा एकदम गौर करना, हिंदी क्षेत्र ये यहां से प्रारंभ होता है और ये पूरा हिंदी क्षेत्र, बंगाल छोड़ दो तो मैंने वो दार्जिलिंग वाली पट्टी छोड़ दी, इसको आप कह सकते हो हिंदी भाषी क्षेत्र, ये है हिंदी भाषी क्षेत्र। तो जब हिंदी भाषी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर है उत्तराखंड और ये आगे थोड़ा बढ़ जाओगे हिमाचल प्रदेश। ठीक, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कट के बना है, सबको पता है। तो उत्तराखंड और हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र है कि नहीं? ये सब पहाड़ हैं, सब हिमालय का क्षेत्र है, पूरा हिमालयी रीजन। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बोली जाने वाली बोली को पहाड़ी के अंतर्गत रखा गया, ये कहलाती है पहाड़ी हिंदी। ठीक, ये गुजरात का क्षेत्र है तो गुजराती बोली जाती है, इसको आप और यहाँ तक ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, ये रहेगा। तो भाई ये हिंदी भाषी क्षेत्र हो गया, ये पहाड़ी वाला मामला समझ गया। अगर आपसे कभी पूछे, एक सवाल यूजीसी नेट में आया हुआ है, नेपाली बोली किस भारतीय राज्य में बोली जाती है? तो आपका उत्तर होगा सिक्किम। क्या होगा? आपका उत्तर होगा सिक्किम। समझ गया कि नहीं? आप उत्तर लगा दीजिएगा सिक्किम, सही हो जाएगा। बाकी उत्तराखंड की बोली गढ़वाली, उत्तराखंड की कुमायूनी हिमाचल को भी कनेक्ट करती है, ये बात भी दिमाग में रखिएगा। ठीक, अब इसके बाद ले लेते हैं बिहारी की। ये तीसरा क्षेत्र है, ये चौथा क्षेत्र है बिहारी हिंदी। अब बेटा बिहारी हिंदी की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले इसके कोड की बात कर लो, जो हमने बनाया है बिम, भो और मैं। बिम भो में, बी से बिहारी हिंदी, म से मगधी, भो से भोजपुरी, मैं से मैथिली, मैं से मैथिली। बिहारी, मगधी, भोजपुरी और मैथिली, ये हो गई आपकी बिहारी हिंदी की बोलियां। करना क्या है? करना सर भोजपुरी, क्या भोजपुर क्षेत्र कहाँ पड़ता है? क्या केवल ये बिहार में ही है? क्या ये उत्तर प्रदेश को भी कनेक्ट करता है? तो बहुत सारी बातें इस पर हैं, कभी इसकी डिस्कशन क्लास भी ली जाएगी बेहतरीन। अभी एक इंट्रो क्लास है, परिचय की क्लास है कि बोलियां किस क्षेत्र से, किस रीजन से बिलोंग करती हैं। ठीक, और डायरेक्ट का सवाल आपको सीधे सीधे मिल जाता है, दिक्कत कहीं नहीं आने वाली। बस समझ तुम्हारी बन जाए। मैं बार बार कोड कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये कोड है, ये कोड है। ठीक, ये याद हो जाएगा तो बिहारी क्षेत्र की बोलियां भी याद हो जाएंगी। उसके बाद उसका उपक्षेत्र याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, उससे भी आप निश्चिंत रहो कि भोजपुर का क्षेत्र जो अपने बनारस में भोजपुरी बोली जाती है, गाजीपुर में भोजपुरी, जौनपुर में भोजपुरी, ये मैथिली मिथिला बिहार का क्षेत्र है। मगधी मगध बिहार का क्षेत्र है, वही मगध बिंबिसार हर्यक वंश वाला। ठीक, तो ये वहाँ का क्षेत्र है, वहाँ की बात है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट बोली का क्षेत्र बचेगा और उसका नाम है, क्या नाम है उसका? नाम है राजस्थानी। तो पांचवा क्षेत्र कौन आएगा?
राजस्थानी बोली। ठीक, राजस्थानी बोली की अगर बेटा बात करोगे आप तो इसका भी हम लोग कोड की बात कर लेते हैं। मैंने पीछे भी लिखा था रामा जमे माँ, रामा जमे माँ। तोड़ोगे रा मा ज में माँ, अर्थात रा से तो प्योर नाम है राजस्थानी, क्योंकि मैंने कह दिया कि कोड का जो पहला वर्ण है वो अपने उपक्षेत्र को चिन्हित करता है। तो पहला रा राजस्थानी बोली को चिन्हित करता है, माँ मारवाड़ी को चिन्हित करता है। ये वो इलाका है राजस्थान का जो गुजरात को स्पर्श करता है। जयपुरी, जा से जयपुरी, ये वो इलाका है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, इसलिए इसको पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। जयपुरी उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। इसको पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। में से मेवाती, क्या बोलेंगे? मेवाती, मेवात हरियाणा उत्तरी राजस्थानी, और ये मारवाड़ी, माँ से मालवी, मालवी, ये मालवा दक्षिणी क्षेत्र है राजस्थान का, तो मालवी बोली। तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी पश्चिमी क्षेत्र में आ जाती है मारवाड़ी, और उत्तरी क्षेत्र में मेवाती, और तो इसको मेवाती को बोलते हैं उत्तरी राजस्थानी, इसको बोलते हैं दक्षिणी राजस्थानी, इसको बोलते हैं पूर्वी राजस्थानी, इसको बोलते हैं पश्चिमी राजस्थानी। तो इस तरह से राजस्थानी बोलियों का विभाजन भी हो गया। फिलहाल आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश से राजस्थान पहुंच गए, ना बेटा, 18 बोलियां हिंदी की कंप्लीट बोली हैं जो हिंदी भाषा के साथ कनेक्ट होती हैं। तो जो भाषा के साथ कनेक्ट होती है उसको आपको भाषा के साथ ऐड करना है। तो 18 बोलियों का मैंने आपको प्लान पूरा बता दिया है, यदि आप देखना चाहो तो। अच्छा, बैक मैं आपको पूरी बोलियां दिखा दूं। चलिए इधर देखो, ये थी 5 उपक्षेत्र। 5 उपक्षेत्र में पहला था पख बुक ब्रह कोड, दूसरा पूर्वी हिंदी पूछब कोड, तीसरा पहाड़ी हिंदी पगकुने कोड, चौथा राजस्थानी हिंदी रामा जमेमा कोड में, और बिहारी हिंदी बिम भोमे कोड में। पहली भाषा को हम लोगों ने ले लिया, पहले उपक्षेत्र को, पख बुक ब्रह को, जिसको आप कहते हो पश्चिमी हिंदी। क्या कहते हो? पश्चिमी हिंदी। तो हम लोगों ने इसको लिया, लेने के बाद इसके कोड को डिकोड करना शुरू किया, तो आपको पता चला कि पा से पश्चिमी होता है, खा से खड़ी बोली होता है, बू से बुंदेली होता है, का से कन्नौजी होता है, ब्रा से ब्रजभाषा होता है, हा से हरियाणवी होता है। अर्थात इतनी बोलियों का संबंध किससे है? पश्चिमी क्षेत्र से है। और या ये कह लो कि पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कितनी है? 5 बोलियां हैं। कितनी हुई? 5। तो पश्चिमी के अंतर्गत आ गई 5 बोली। अब दूसरी बात आएगी कि ये पूर्वी के अंतर्गत, तो पूर्वी में आप देखोगे 3 बोलियों को हम लोगों ने इंडिकेट किया है, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली को। तो 5 और 3 8 हो गया। फिर आप आगे देखोगे हम लोगों ने पहाड़ी हिंदी लिया, पहाड़ी में फिर 3 बोलियों को ले लिया, तो 8 3 11 हो गए। फिर हम लोगों ने बिहारी हिंदी को लिया और बिहारी में फिर 3 बोलियों को ले लिया, 11 3 14 हो गए। फिर हम लोगों ने राजस्थानी पढ़ा और राजस्थानी में कितनी बोलियां आई? तो राजस्थानी में आई बेटा 4 बोली, और 14 और 4 मिला के 18 बोलियां हो गई। तो हिंदी की कुल बोलियां कितनी हो गई? 18। ये 18 बोलियां हैं जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बोली क्षेत्र से बढ़ती हुई भाषा की ओर बढ़ गई, और सारी मिलकर आज खड़ी बोली के साथ भारतीय हिंदी पटल पर विराजमान है। क्लियर हुआ? तो बोली से एक सवाल कंफर्म है, आपको पूरा नंबर दे जाएगा, दिक्कत की बात नहीं आएगी। अब हम आगे बात करेंगे किसकी? आगे बात करेंगे हिंदी में लेखन का प्रारंभ जब होता है तो सबसे पहले सवाल वर्णमाला से शुरू होते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे लो, वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है अभी जून में, अगर उसके पहले आप देखोगे तो वीडियो का जो प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, 5 सवाल तो केवल वर्णमाला से आए थे। तो वर्णमाला के सवालों को आपको बेहतर करना है। कैसे बेहतर करना है, इस पर्पज में चर्चा और वार्तालाप हम लोग करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। ठीक, तो आइए डिस्कस करते हैं वर्णमाला के संदर्भ में कि वर्णमाला क्या है
वर्णमाला के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करना है, उन सारी बातों का ब्रीफ डिस्कशन आपको मिलने वाला है। पहली बात, वर्णमाला, यदि आप इसके एक डायरेक्ट तो परिभाषा आती है जो आपको सीधे सीधे 1 नंबर दे जाती है। ठीक, परिभाषा क्या? परिभाषा कहती है वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या है? वर्णमाला है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि सर क्या परिभाषा से भी सवाल बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक शब्द लगा हुआ है व्यवस्थित। क्या लगा हुआ है? व्यवस्थित। आइए हम इसी से एक सवाल बनाते हैं। सवाल है कि दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रमानुसार, वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब शब्द क्या है? तो शब्द हमने आपको दे दिए। संतान है एक शब्द, दूसरा शब्द है सकल, तीसरा शब्द है सक्षम, चौथा शब्द है सचल। समझना बहुत गूढ़ प्रश्न है, मजेदार भी प्रश्न है कि वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अर्थात आप जब रीजनिंग लगाते हैं तो आपको एक सवाल मिलता है, कहता है कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। अर्थात कहना वो ये चाह रहा है कि यदि आपके सामने लिखा है रेयर या रेग या रेंज या रैम, इसको आपको कह रहा अरेंज करिए। इंग्लिश में एक ऐसा क्वेश्चन आता, हिंदी में भी आने लगा और बहुत बेहतरीन सवाल आने लगे, पुस्तक में देखोगे मिलेंगे। इसको आप अरेंज करते हो कि रा आर 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 कट गया, ए कट गया। अब आपको देखना है किसमें देखना है। अब आपको देखना है आर है, जी है, एन है, एम है। क्या आता है सबसे पहले अंग्रेजी की वर्णमाला में? तो आप कहते हो कि सर पहले तो जी आता है 7 नंबर पे, तो जी आया तो जी के अकॉर्डिंग आपने इसको नंबर 1 बोला। फिर सर आता है एम, फिर आपने इसको बोला नंबर 2। फिर सर आता है एन 40 नंबर पे, इसको 3। फिर सर आता है आर 18 नंबर पे, इसको बोलेंगे 4। तो आपका क्रम बन गया 1 2 3 और 4। यही सवाल रिपीट करके यदि हिंदी में आ जाए तब आप क्या करोगे? तब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे उत्तर निकालोगे। सवाल आने लगा है, जो सवाल मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं ये सवाल हरियाणा टेट में आया हुआ है। ठीक, हरियाणा टेट में आया हुआ सवाल है। आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। लिखा सा में अनुस्वार, ठीक, सा में आ और आ के साथ है अनुस्वार। फिर है ता में लगा हुआ है बड़ा, फिर ना और ना में है छोटा। तो कुल मिला के 2 2 4 2 3 3 6 7 ध्वनियों का प्रयोग हो गया। सकल को तोड़ोगे सा, आ, का। कोई भी व्यंजन बिना हलंत के नहीं लिखा जा सकता है, बात ध्यान रखना। हलंतम इति व्यंजनम, हलंत है तो व्यंजन है। ठीक,
सक्षम की बात करोगे सा आ। बेटा जो शा होता है ना, वो का और शा के योग से बनता है, का और सा के योग से बनता है। ये सक्षम का और सा के योग से बनता है, तो देखो इस शा की जगह में मैंने का और सा लिख दिया। ठीक, फिर लिखा सचल। सचल हो गया। ठीक, अब आओ हम इसके क्रम की बात करते हैं, बहुत मजा आने वाली है। चलिए दिलाते हैं तुम्हें मजा। देखो बच्चा, सब में सा 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 सब में, आ सब में। अब यहां से शुरू होता है क्रम। इसके पास अंग है, इसके पास का है, चा है। अब ये बताओ, जो वर्णों का व्यवस्थित समूह मैंने परिभाषा दिया, उस व्यवस्थित समूह के बारे में यदि तुम नहीं जानते हो तो क्या तुम बता पाओगे कि पहले व्यंजन आएगा कि पहले स्वर आएगा कि पहले अयोगवा आएगा? तो ये व्यवस्थित शब्द ही बताएगा तुम्हें कि सर सबसे पहले स्वर काउंट होते हैं, सर दूसरे नंबर पे अयोगवा काउंट होते हैं, और सर तीसरे नंबर पे व्यंजन काउंट होते हैं। यही है इस व्यवस्था का मूल। अर्थात स्वर है नहीं, व्यंजन स्वर के बाद दूसरे नंबर पे अयोगवा, तो सर अयोगवा तो यहाँ लिखा है, तो क्या सर पहला यही हो जाएगा? बिल्कुल बेटा, पहले नंबर पे पहला वाला हो जाएगा। अब इसकी कहानी खत्म। इसके पास का है, इसके पास का है, इसके पास चा है, तो चा वाला तो रेस में नहीं होगा क्योंकि पहले का और का देखा जाएगा। अब इसके पास का, इसके पास का, लेकिन इसके पास व्यंजन, इसके पास स्वर, तो पहले कौन आ जाएगा? पहले बेटा आ जाएगा स्वर वाला। फिर इसका कंपटीशन हो रहा था, तो इसके बाद तीसरे नंबर पे नंबर 3, तो 1 2 3 और 4, ये बन गया रियल सीक्वेंस। अर्थात बेहतर तरीका इनके अरेंजमेंट का वही था जो हमने लिख रखा था। ठीक, लेकिन हमने आपको मेथड बताया कि आप निकालोगे कैसे। पहले अनुस्वार को देख लिया गया, तो ये पहला हो गया, का और का कंपटीशन हो गया, इसके पास स्वर निकल गया तो ये दूसरा हो गया, और ये इसी के साथ कंपटीशन में था तो तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होगे। समझ गए हो कि नहीं? समझ गए होगे। चलिए, समझ गए तो नेक्स्ट पैटर्न पे बात करते हैं कि सर एक बात तो क्लियर हो गई कि वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। और व्यवस्थित कैसे है? तो व्यवस्थित है सर वो 3 भागों में, या आप ये कह लो वर्णमाला क्रमिक विभाजन। जब आप क्रमिक विभाजन की बात करते हो तो क्रमिक विभाजन में आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा सबसे पहले, इसको बांट देते हैं 3 भागों में, यहां लिख सकते हैं। ठीक, पहला भाग इसको बोलते हैं स्वर, दूसरा भाग इसको बोलते हैं अयोगवाह, तीसरा भाग इसको बोलते हैं व्यंजन। स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। क्या हो गया? स्वर, अयोगवाह, व्यंजन। 3 भागों में विभाजन, यही इनका क्रम है। नंबर 1 पे ये आता है, नंबर 2 पे ये आता है, और नंबर 3 पे आते हैं व्यंजन बाबू। ठीक, क्लियर बात? इतनी बात क्लियर है। आओ आगे देखते हैं। स्वर की बात आ गई तो स्वर किसे कहते हैं? तो देखो इसकी तरह तरह से परिभाषा है। आप कहोगे कि जो
जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इधर आओगे, जो अबाध रूप से बोले जाते हैं, जिन्हें बोलने में माध्यम की आवश्यकता न हो। जिन्हें बोलने में माध्यम की आवश्यकता न हो, तीन परिभाषा आप दे सकते हो कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे भी स्वर हैं, जो अबाध रूप से बोले जाते हैं वे भी स्वर हैं, जिन्हें बोलने में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वे भी स्वर हैं। ठीक, और तीन तरह की, मतलब तीन किताबें, अलग अलग तरीके से परिभाषित करती हैं, लेकिन बात एक ही है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने का मतलब वो किसी का सहारा नहीं ले रहा है, अबाध का मतलब उसको कोई रोकने वाला नहीं है, इजीली बोला जा सकता है, और बिना माध्यम के बोला जाता है, इसका मतलब वो स्वतंत्र है। तो बात तीनों एक है। किताबें अपने आप को यूनिक बनाने के चक्कर में तीन तरह की परिभाषा देती। ठीक, तीनों परिभाषा मैंने दे दी। फिर बात आती है कि सर स्वर को मतलब प्रकार में, कि या आप कह लें एक सवाल आता है, मुख्य स्वर कितने हैं? मुख्य स्वर कितने हैं? तो आप उत्तर दोगे कि सर 11। 13 उत्तर मत लगा देना। अयोगवाह को जोड़कर आप स्वर बनाते हैं, वो गलत है। अयोगवाह स्वर नहीं होते, ये ना ही स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। फिर क्या होते हैं? ये अयोगवाह होते हैं। ठीक, इनकी अब अलग कैटेगरी है, ध्यान रखना इस बात को। मुख्य स्वर कितने? मुख्य स्वर हो गए 11। अब एक अगला सवाल इसी में बनेगा कि सर स्वर के प्रकार कितने? तो बेटा प्रकार होते हैं स्वरों के 3। कितने होते हैं? 3। अब हम स्वरों को कंप्लीट कर लें तो इसको थोड़ा सा सेकेंड टर्म में लेके आते हैं। विभाजन में आप ये बात तो जान ही गए हो कि सबसे नंबर 1 पे आप स्वर को रखते हो, और नंबर 2 पे आप अयोगवाह को रखते हो, और नंबर 3 पे आप व्यंजन को रखते हो। ठीक, ये हो गई बात। ठीक, ओके। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे, प्रकार की बात आई, स्वरों के प्रकार कितने? तो स्वरों के प्रकार आप यहाँ से लिखते हैं, देखिएगा भाई। स्वरों के प्रकार, अब नंबर 1 डाल लो। तो बेटा पहला प्रकार होता है, इसको बोलते हैं लघु स्वर। ठीक, इसी को बोलते हैं ह्रस्व स्वर, इसी को बोलते हैं एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर। अब आपके दिमाग में आया सर ह्रस्व तो सुना है, लघु तो सुना है, एक मात्रिक क्या होता है? एक मात्रिक स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है। एक मात्रा मतलब एक मात्रा काल बराबर एक बार पलक झपकने में लगा समय। सवाल पूछा जा सकता है। इनके महत्व की बात करेंगे तो ये महत्व आपको परिभाषित होने को मिलेगा छंदों में। छंद मात्रा के उतार चढ़ाव से ही बनते हैं, और मात्रा के उतार चढ़ाव में वहाँ पर आपको जब मात्राएं गणना में आएंगी कि सर बताइए दोहा छंद में कितनी मात्राएं हैं, तो दोहा छंद की जब आप मात्राएं गिनते हो तो वहाँ आप गिनते हो कि दोहा के पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11,
मात्राएं आ रही हैं, होता कि नहीं ऐसा? तो 13 और 11 मात्राएं आ रही हैं। तो जब इस चीज़ को आप कंप्लीट करोगे तो उसके लिए तुम्हें ये मात्रा बहुत जरूरी होगी। एक मात्रिक में क्या आएगा कि कौन ऐसे स्वर हैं जो एक मात्रिक में काउंट होते हैं, गिने जाते हैं, वो यहाँ पर तुम्हें जानकारी मिलेगी। मतलब छंदों की रूपरेखा तुम्हें यहीं से परिभाषित होती हुई दिखाई देगी। अब आ जाओ भैया, अब आते हैं बेटा कि भाई कौन कौन है सर जो इसमें आता है। तो बेटा इसमें आता है आ, इसमें आता है ई, इसमें आता है ऊ, इसमें आता है री। आ, ऊ और आ, ई, ऊ और री, ये 4 स्वर हैं जिनको लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर और चाहो तो मूल स्वर भी कह सकते हो। मूल स्वर, कोई भी स्वर इनके बिना बन ही नहीं सकता। आगे ठीक, तो इनको मूल स्वर भी कहते हैं। एक प्रकार हो गया। फिर सर प्रकार नंबर 2 बता दो। चलो 2 बताते हैं बच्चा। प्रकार नंबर 2 का कामता प्रसाद गुरु ने नाम रखा है संधि स्वर। इसको और अच्छे से समझना, क्यों यहाँ पर थोड़ा भ्रम है। ज़्यादातर पुस्तकें आपको दूसरे नंबर के प्रकार में सीधे दीर्घ स्वर बता देती हैं, लेकिन यदि आप यहाँ दीर्घ स्वर मान लोगे तो मैं दावे के साथ ऐसे सवाल को गलत कर सकता हूँ। क्यों? और मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक सवाल बता दूँ, UPSSC परीक्षा वीडियो परीक्षा 2018 कैंसिल हुआ पेपर, एक सवाल उसमें भी है, आप चेक करोगे जाके आपको मिल जाएगा। इनमें से दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर की परिभाषा और दीर्घ स्वर को छांटने का तरीका क्या है आपको वहाँ से पता चलेगा। यदि आप सारे संयुक्त और दीर्घ को दीर्घ मान के छांटोगे तो मुझे लग रहा है कि आप दीर्घ कभी छांट नहीं पाओगे। ठीक, क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको एक अंतर दिखाता हूँ। संधि स्वर को ही बेटा कहते हैं द्विमात्रिक। क्या कहते हैं? संधि स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्यों? तो क्योंकि इनके उच्चारण में 2 मात्रा अर्थात 2 बार पलक झपकने के बराबर समय लगता है। तो जिनके उच्चारण में 2 मात्रा के बराबर समय लगता है उन्हें द्विमात्रिक कहते हैं, संधि स्वर। अब बेटा इसका लेकिन विभाजन हो जाता है। विभाजन माने बंटवारा। एक बंटवारा हुआ, इसको बोला गया दीर्घ स्वर, क्योंकि बाबा पाणिनि एक बात कह के गए थे। क्या कह गए थे? वो कह गए थे समान वर्ण ही मिलकर दीर्घ बना सकते हैं, कभी भी असमान वर्णों से दीर्घ बनने के संभावनाएं नहीं है। समान वर्ण ही दीर्घ बनाएंगे, ये एकदम कंफर्म बात है। समान वर्ण से दीर्घ बनेगा। अब सर क्या, जब समान वर्ण से दीर्घ बनेगा तो तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है कि इस बात को समझो। समझोगे कैसे? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जिन जिन स्वरों को आप बड़ा बड़ा बोल देते हो, बड़ा, बड़ी ई या बड़ा ऊ, कभी बोला है बड़ा आए, कभी बोला है बड़ा आओ? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि होता नहीं है ना, होता नहीं है इसलिए नहीं बोले हो। तो दीर्घ की जब आप बात करोगे तो देखो छोटा और छोटा ये 2 मिलेंगे और दीर्घ बना देंगे बड़ा। सेम छोटी छोटी दोनों मिलेंगे बड़ी। सेम छोटा ऊ दोनों मिल जाएंगे बड़ा ऊ। तो आपके पास एक वर्णों की सीरीज बन गई, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि दीर्घ के चयन में इसके अतिरिक्त तुम्हें कुछ नहीं छांटना है, केवल बड़ा, केवल बड़ी, केवल बड़ा ऊ। बोलो आ जाएगा? बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। आ जाएगा तो हम आगे जंप करते हैं। आगे जंप करते हैं संयुक्त स्वरों में कि भाई संयुक्त स्वर की बात करते हैं। संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त में, अब संयुक्त का मतलब समझो। संयुक्त में दोनों की समानता होना आवश्यक नहीं है। संयुक्त में दोनों की समानता होना आवश्यक नहीं है। सर कैसे? सर ऐसे कि जब आप संयुक्त की बात करते हो तो संयुक्त में आप देखोगे कि एक था आ, एक थी ई, एक था आ, एक थी ई, दोनों मिलके बन गए ए। एक था आ, एक थी ई, दोनों मिलके बन गए ए। एक था आ, एक था ऊ, दोनों मिलके बन गए ऊ।
ठीक। संयुक्तता दो विषम स्वरों के मेल से गठन हो रही है। संयुक्तता का गठन दो अलग स्वरों के मिलने से हो रहा है। समझ गया कि नहीं? संयुक्तता का गठन दो अलग स्वरों के मिलने से हो रहा है। अब ये बन गया। अब यहाँ फिर देखना आगे कि ये आ है और ये ए है। आ और ए ने संधि की और दोनों ने मिलकर बनाया अय। क्या बनाया? अय बनाया। फिर आप बाद में देखोगे एक था आ, एक था ओ, ऊपर वाला ओ, ये वाला ओ। पहले ए ने बना लिया ए, अब ओ बनाएगा ओ। तो एक था आ, एक था ओ और दोनों मिल गए बन गया ओ। ठीक, दोनों मिल गए और क्या बना दिए? ओ बना दिए। ठीक। अब देखो ये तुम्हारे पास संयुक्त स्वरों की सीरीज निकल के आ गई। कितनी? 4 निकली। कितनी निकली? 4। ए ओ ए ओ। संयुक्त संख्या हो गई बेटा 4, दीर्घ की संख्या हो गई बेटा 3। 4 और 3 मिलेंगे 7 स्वर बन जाएंगे। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अब तुमसे कभी कोई पूछे सर दीर्घ क्या है, अगर बेटा इसके बावजूद तुम दीर्घ यहाँ से चुनोगे तो मुझे लग रहा है कि तुमसे बड़ी गलती किसी की नहीं होगी। ठीक, अगर आप उसके बावजूद दीर्घ यहाँ से चुनोगे तो तुमसे गलत सवाल का उत्तर कोई नहीं देने वाला। ठीक, तो इस बात का तुम्हें ध्यान देना है कि गलतियाँ तुम्हें नहीं करनी है, और गलतियाँ तब नहीं होती हैं जब आप चीज़ों को मन लगा के देखते हैं। ठीक, तो निश्चित रूप से कंपटीशन काका आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जो आपको हर वो चीज़ उपलब्ध कराएगा जो आज के दौर में आपके लिए आवश्यक है। ठीक, तो हम सबका संयुक्त प्रयास आपको बेहतर बनाने में है, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप मन लगा के पढ़ें। क्लियर बात हो गई? बोलो भाई, इतना स्पष्ट है? ठीक, तो आगे चलते हैं अगले सवाल, अगले नंबर की ओर। एक काम करते हैं, 2 प्रकार तो हो ही गए, 3 के लिए तुमको कहाँ ले जाएं? तो प्रकार नंबर 3 यही अगर कर दें दिक्कत ना हो। बेटा इसका मौलिक नाम तो है प्लुत। क्या नाम है? प्लुत स्वर। और इसका दूसरा नाम है त्रिमात्रिक। क्या नाम है? त्रिमात्रिक स्वर। अब सर 2 मात्रिक हो गया, आप त्रिमात्रिक बताने लगे। हाँ बेटा बताने लगे। क्यों? 2 मात्रा से ज्यादा का समय लग जाए तो त्रिमात्रिक हो जाता है। कैसे सर? तुम्हारा नाम है भोले। क्या नाम है? भोले। लेकिन अब इस भोले नाम को कोई बुलाएगा, कोई पुकारेगा, तो देखो भो और ले दोनों 2 मात्रिक हैं। ये ए और ये ओ, भोले दोनों 2 मात्रिक हैं। लेकिन अगर कोई पुकारेगा तुम्हें दूर से, कहेगा भोले, तो ए जो ए है ये 2 का दायरा छोड़ के तीसरे में बढ़ जाएगा, और जैसे ही तीसरे में बढ़ा तो उसका नाम होगा प्लुत। और ऐसे सवालों में एक व्यवस्था की गई है कि जब भी आप किसी का नाम ऐसे लें, देखा होगा कभी आप मंदिर गए हैं तो वहाँ आपको एक ऐसे ओम लिखा मिलता है। जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं कहो इसको ओडम पढ़ ले, लेकिन बच्चा ये ओडम नहीं है, ये इस शैली में लिखा गया है जो बता रही है कि आपको ओम उच्चारित अवस्था में बोलना है। ओम। और देखो एक संधि आती है पूर्व रूप संधि, तो एक शब्द है को और अपी। क्या है? को और अपी। ओ है, ओ के बाद अब आया, तो ये बनता है, जब जुड़ता है तो बनता है कोपी। क्या बनता है? ये कोपी। जो ये मैं डा की तरह बना रहा हूं बेटा, एक्चुअल में इसको बोलते हैं अवग्रह। ये एक चिन्ह है जो ये बताता है कि आगे वाले स्वर को 3 मात्रा के बराबर खींचना है, 3 मात्रा के बराबर ले जाना है। ठीक, तो स्वरों के 3 प्रकार मैंने क्लियर कर दिए। अब
इसके आगे का जो स्वर की व्यवस्था है वो हम आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके आगे की सीरीज कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, तो तुमको भी कड़ी से कड़ी जोड़ना है, ठीक है। तो नमस्कार, धन्यवाद, जुड़िए नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे से, ठीक है। नमस्कार।